हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में हम एसबीटी एग्जामिनेशन 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, लगता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, तो चैनल की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए या कह सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेकॉन के लिंक के माध्यम से आप इस चैनल को कुछ डोनेट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि आपका जो एक्सटर्नल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, दैट मीन्स एसबीटी एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाला है, उसमें सेमेस्टर 2 को या कह सकते हैं कि ग्रुप 2 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है और साथ ही साथ सभी ब्रांचेस के लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स को भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है। सो आप देख सकते हो कि टोटल जो फुल मार्क्स होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर का एक्सटर्नल, वह होता है 70 मार्क्स का, क्योंकि 20 + 10 दैट इज़ 30 मार्क्स का ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें से कि 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है और 10 मार्क्स का आपका टीचर असेसमेंट मार्क्स हैं। सो रिमेन्स 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इस पेपर का जो पास मार्क है वह है 28 मार्क्स। दैट मीन्स मिनिमम आपको 28 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में गेन करने होंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को मिलाकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंडीशंस हैं। दैट मीन्स ग्रुप ए के सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है। दैट मीन्स जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और टोटल आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा स्टैटिक्स किसे कहते हैं एंड डायनेमिक्स किसे कहते हैं। एक्चुअली मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टैटिक्स एंड सेकेंड डायनेमिक्स। एंड डायनेमिक्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। सो काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। और अगर हम डायनेमिक्स को डिफाइन करें तो डायनेमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरनली फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडीज इन मोशन कंडीशन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, स्केलर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा यूनिट फर्स्ट में कि स्केलर ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसका रिलेशन वेक्टर से होगा। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। बट यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी को पूछा गया है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आप इन सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख सकते हो, जैसे अदिश राशि में रहता है ना, केवल मान केवल दिशा, मान एवं दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो जिन स्टूडेंट्स को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती है वे क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्सेस whose lines of action pass through a common point are called fill the blanks forces, collinear, concurrent, both A and B, none of these। So friends, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से या फिर सेम पॉइंट से, या कह सकते हैं कि कॉमन पॉइंट पर या सेम पॉइंट पर अगर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट होते हैं तो
इन फोर्सेस को हम लोग कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल्स इज 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर टू फोर्सेज हैं F1 एंड F2। मान लिया कि F1 फोर्स जो है वह 3 न्यूटन है एंड F2 फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है एंड दोनों के बीच का जो एंगल है वह है 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं यूनिट 1 से कि दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है। दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स क्या होता है, अगर दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। दैट मीन्स फोर्स F1 एंड फोर्स F2 के बीच का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा स्क्वायर रूट। सो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। R इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 दैट इज 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 दैट इज 5। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स possible at a fixed support for a general loading is 1, 2, 3 and none of these। So यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जनरल लोडिंग के लिए फिक्स सपोर्ट की बात कर रहा है। दैट मीन्स अगर कोई बीम है और वह फिक्स सपोर्ट पर है, दैट मीन्स कुछ इस तरह से है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर RY एक रिएक्शन सपोर्ट वर्क करेगा, सेकेंड RX एक्ट करेगा एंड थर्ड जो है वह मोमेंट एक्ट करेगा। बट चूंकि यहाँ पर ओनली रिएक्शन की बात की गई है दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे 2। सो दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है डायनेमिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। दैट मीन्स जब कोई बॉडी मोशन में हो तब उस बॉडी पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी यह भी क्वेश्चन अराइज होता है कि डायनेमिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में कौन सा ज़्यादा होता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। या कह सकते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन और वाइस वर्सा स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह ऑलवेज ज़्यादा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से। या कह सकते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वह ऑलवेज कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन F, normal reaction between two surface R and the coefficient of friction mu has the relation। That means यहाँ पर हमें limiting friction F, normal reaction between two surfaces R and coefficient of friction mu के बीच का relation find out करना है। So friends we know that mu equal to limiting friction that is F divided normal reaction R। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, मान लिया कि उसका वेट W है
और अगर इस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स P एक्ट कर रहा हो तो इस बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो FBD हम लोग ड्रॉ करेंगे, और अगर बॉडी और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, तो इसमें पहला फोर्स एक्ट करेगा, दैट मीन्स जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा उसको अगर हम R से डिनोट करते हैं तो R, एंड इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वह अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट एक्ट करेगा, दैट मीन्स F यहाँ पर एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। और अगर हम इन तीनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो F इक्वल टू म्यू इंटू R, जहाँ पर F लिमिटिंग फ्रिक्शन, R नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बीम which is fixed at one end and free at the other end is known as fill in the blanks beam, fixed, continuous, simply supported, cantilever। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज यूनिट 3 में पढ़ा होगा कि अगर कोई बीम है और उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है यहाँ पर फ्री है, तो ऐसे बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर शेडिंग लिखा हुआ है बट एक्चुअल में यह क्या होगा, यह होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि शेडिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पे लाइनिंग फ्रिक्शन है, एंड लाइनिंग फ्रिक्शन फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, दैट मीन्स ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस क्वेश्चन को आप नीचे हिंदी वाले लैंग्वेज में देख सकते हो, स्लाइडिंग घर्षण लिमिटिंग घर्षण से फिल इन द ब्लैंक्स होता है। सो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हिंदी वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हो। सो क्वेश्चन कहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, दैट मीन्स ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। सो फ्रेंड्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसका रीज़न यह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वह टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह हमेशा ज़्यादा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन की तुलना में। दैट्स वाई अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की तुलना करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा हमेशा कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की तुलना में। और अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। दैट मीन्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पिस्टन मूव्स इन द सिलेंडर ऑफ द इंजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The center of gravity of a solid right circular cone lies on its axis at a height of fill in the blanks above the h/5, h/2, h/3 and h/4। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है वह मेमोरी बेस्ड है। सो आप लोग जानते हो कि किसी भी राइट सर्कुलर कोन में, दैट मीन्स अगर ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, अगर इसका एक्सिस से जो इसका पिकअप पॉइंट है उसका डिस्टेंस अगर h है तो O पॉइंट से इसका जो CG है वह लाई करेगा h/4 पे। दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है h/4 पे। दैट मीन्स जो भी इस राइट सर्कुलर कोन का जो हाइट है उसका 1/4। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोमेंट ऑफ द फोर्स F अबाउट द पॉइंट O ऑफ रिजिड बॉडी इज R क्रॉस F, R डॉट F, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि मोमेंट का डेफिनेशन होता है R क्रॉस F। दैट मीन्स अगर
कोई रिजिड बॉडी है और ओ पॉइंट से अगर किसी डिस्टेंस पे, मान लिया कि डिस्टेंस r पे ए फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं इस फोर्स के लिए, तो क्या होगा यहाँ से मोमेंट ऑफ द फोर्स F अबाउट द पॉइंट O इक्वल टू R क्रॉस F, क्योंकि मोमेंट जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इन 2 डायमेंशन इज। यह क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड है। दैट इज इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहला सिग्मा h इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 एंड थर्ड जो कंडीशन है वह सिग्मा m इक्वल टू 0। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस 0 होना चाहिए एंड समेशन ऑफ मोमेंट। दैट मीन्स अगर हम ऑल फोर्सेस के लिए किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो उन सभी मोमेंट्स का समेशन होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए 0। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स ये सारे कंडीशन जो हैं वो फिल हो रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ रिपोज अल्फा एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई आर रिलेटेड एज। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज अल्फा एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई में रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं फ्रॉम द फ्रिक्शन चैप्टर tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है म्यू एंड ऑल्सो म्यू इक्वल टू होता है tan फाई। दैट मीन्स यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो गया tan अल्फा एंड म्यू इक्वल टू क्या हो गया tan फाई। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan फाई। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू फाई। So option C is correct answer. Next question is the value of y bar of the triangle shown in figure will be। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रायंगल है जिसका कि BC साइड 40 सेंटीमीटर है एंड AB साइड 30 सेंटीमीटर है एंड AB एंड BC के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसका ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो सेंट्रॉइड या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वह x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होता है एंड y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे होता है। और अगर मान लिया कि x बार है तो x बार का जो वैल्यू होता है, अगर मान लिया कि 40 सेंटीमीटर मेरा b है तो यह b/3 होता है एंड y बार का जो वैल्यू होता है वह h/3। अगर ये हाइट मेरा h है तो क्या होता है h/3। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा y बार इक्वल टू h/3 या कह सकते हैं कि y बार इक्वल टू 30/3। दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। जो भी इसका यूनिट है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है द इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, its output to its input, both A and B and none of these। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं सिंपल मशीन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, दैट मीन्स जो यूनिट लास्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो होता है इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो। और बेसिक कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि किसी भी मशीन का अगर इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं तो इफिशियंसी ऑफ एनी मशीन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड इनपुट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। That means option C is correct answer, both A and B. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज 1/m into VR, m divided VR, both A and B and none of these। सो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी आइडियल मशीन की बात करें तो उसका जो इक्वेशन होता है वह होता है P = mW+c, जहाँ पर P जो है वह एफर्ट अप्लाइड है, W जो है वह लोड लिफ्टेड है एंड M जो है वह स्लोप है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तो किसी मशीन का मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी होता है 1 डिवाइडेड, दैट मीन्स अगर हम मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें तो 1 डिवाइडेड m into VR, जहाँ पर m स्लोप ऑफ द लाइन एंड VR इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। सो इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुलीज इज। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो जो फाइंड करना है वह फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए फाइंड करना है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, दैट मीन्स कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुली, सेकेंड सिस्टम या सेकेंड ऑर्डर ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम या फिर कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर ऑफ पुली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली से, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 to the power n, जहां पर n है नंबर ऑफ पुलिस, दैट मीन्स n इक्वल टू यहां पर है नंबर ऑफ पुलिस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पुलिस के लिए फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए, और नंबर ऑफ पुली कितना है 3 है, दैट मीन्स 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली भी यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। सो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए जो वेलोसिटी रेशियो होता है वह होता है n, एंड अगर थर्ड सिस्टम की बात करें, दैट इज थर्ड सिस्टम ऑफ पुली की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो होता है 2 to the power n-1, जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ पुलिस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन रहेगा कि 3 पुली है या 4 पुली है या फिर 2 पुली है या फिर 1 पुली है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मशीन इज सेड टू बी इरिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग व्हेन इट्स इफिशियंसी इज greater than 50%, less than 50%, both A and B and none of these। So friends, हम लोग जानते हैं फ्रॉम सिंपल मशीन से कि इरिवर्सिबल मशीन को हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहते हैं, या फिर इरिवर्सिबल मशीन को हम लोग नॉन रिवर्सिबल मशीन भी कहते हैं, दैट मीन्स नॉन रिवर्सिबल। तो इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है, दैट मीन्स सेम मीनिंग है। और हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल मशीन का जो इफिशियंसी होता है वह लेस देन 50% होता है, और अगर हम रिवर्सिबल मशीन की बात करें तो उसके लिए इफिशियंसी होता है ग्रेटर देन 50%। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरिवर्सिबल मशीन की बात की गई है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स इफिशियंसी इज लेस देन 50% फॉर इरिवर्सिबल मशीन। और अगर यही क्वेश्चन रिवर्सिबल मशीन के बारे में रहता तो हमारा आंसर क्या होता, ग्रेटर देन 50%। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेस देन 50%। सो आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर लाई एट द सर्कमफरेंस सेंटर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अगर हम स्फीयर की बात करें, दैट मीन्स अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर का जो सेंटर होता है वह x बार इक्वल टू 0 पर एंड y बार इक्वल टू r पर, दैट मीन्स r अगर इसका रेडियस हो तो r पर। दैट मीन्स स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है
वह कहाँ होता है, इसके सेंटर पर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर लाई एट द सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने एसबीटी एग्जामिनेशन 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसके सॉल्यूशन को देखा। और यह जो क्वेश्चन था वह ऑड सेमेस्टर के लिए था। और मैं आपको बता दूं कि एसबीटी एग्जामिनेशन 2019 में इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कि क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो अगेन, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपकमिंग लेक्चर्स के लिए या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनके लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।